अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोडायनेमिक्स। अब फार्माकोडायनेमिक्स क्या है? हमने पहले जो लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था फार्माकोकाइनेटिक्स। उसमें क्या था कि व्हाट द बॉडी डज टू दी ड्रग, कि हमने जब ड्रग जो है वो ले ली तो उसकी बॉडी उस पर कैसे रिस्पॉन्स करेगी, लाइक उसकी एब्जॉर्प्शन कैसे करवाएगी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करवाएगी, उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, फिर वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट कैसे होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा फार्माकोडायनेमिक्स में, इज व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। ठीक है, अब इसमें जो हमने ड्रग ली है, अब वो एब्जॉर्ब हो चुकी है, अब वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है हमारी प्लाज्मा और अदर कंपार्टमेंट्स में। अब जो है वो ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या करेगी, वो कौन से इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, कौन सी जो है वो रिस्पॉन्स जनरेट करवाएगी, हमारे जो एक्शंस हैं फिजियोलॉजिकल एक्शंस उनको इनहिबिट करेगी या उनको फर्दर एक्साइट कराएगी। ठीक है, तो वो सारे पार्ट्स हमने अब इस फार्माकोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में कवर करने हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा भी हुआ है कि स्टडी ऑफ इफेक्ट एक्शन ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी। ठीक है, ड्रग के जो इफेक्ट्स हैं, एक्शंस हैं ऑन द बॉडी, हम वो इसमें डिस्कस करेंगे एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब जो यूजुअली जो ड्रग्स होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं एक्शन बाय इंटरेक्टिंग विद द सेल्यूलर प्रोटीन्स सच एज रिसेप्टर्स। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ ड्रग्स जो हैं वो अपना रिस्पॉन्स कैसे प्रोड्यूस करती हैं कि वो रिसेप्टर के साथ बाइंड होती हैं और फिर रिसेप्टर से जो है वो हमारे जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, उनको अल्टर करती हैं। ठीक है, अब जिसको एक्टिवेट करवाना हो रिसेप्टर को वो एक्टिवेट करवाएंगी और उस फिजियोलॉजिकल फंक्शन को वो एक्टिवेट करवा देंगी। ठीक है, और जिसको इनहिबिट करना हो फिर वो रिसेप्टर को उसी तरीके से मॉडिफाई करके उसको इनहिबिट करवा देंगी। ठीक है, लेकिन कुछ जो ड्रग्स होती हैं ठीक है उनको रिसेप्टर्स की नीड नहीं होती है। दे आल्सो कैन प्रोड्यूस इफेक्ट्स बाय विचू ऑफ देयर एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज़। जैसे हमारे पास एंटी एसिड्स आ जाते हैं। एंटी एसिड्स क्या होते हैं, जब आपको पता है कि एसिडिटी होती है, ठीक है, तो क्या होता है कि एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है स्टमक में, तो उसको कम करने के लिए हम एंटी एसिड्स देते हैं। ठीक है, वो एंटी एसिड्स क्या करते हैं कि वो ये एंटी एसिड्स जो हैं वो बेसिकली बेसिस होती हैं। ठीक है, जो हमारे एसिड के साथ मिलकर उसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं। ठीक है, उसको वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है, जो कि इतना ज़्यादा एसिडिक नहीं है। ठीक है, तो वो इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म कर देती हैं। तो इसमें किसी रिसेप्टर की नीड नहीं होती। ठीक है, ड्रग जो है वो हमारी जो एंटी एसिड्स है वो डायरेक्टली एसिड्स के साथ बाइंड होंगे और उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, फिर दूसरी होती है सर्फेक्टेंट प्रॉपर्टीज़। सर्फेक्टेंट प्रॉपर्टीज़ में क्या होती है कि सम ड्रग जो होती हैं वो सर्फेक्टेंट के तौर पे काम करती हैं, जैसे डिटर्जेंट्स हो गए। ठीक है, ऐसे तरीके से। फिर एबिलिटी टू डीनेचर प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स को कुछ जो ड्रग्स होती हैं वो हमारे प्रोटीन्स के साथ बाइंड होती हैं और उनको डीनेचर कर देती हैं। फिर दूसरी में आ जाएंगे ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज़। अब कुछ ड्रग्स जो लैक्सेटिव्स जो हम कॉन्स्टिपेशन में यूज़ करते हैं, या डायूरेटिक्स जो यूरिन के फ्लो को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है, ये भी जो है वो ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये जो है वो उस हमारा जो वाटर है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं और जो हमारे फीसेस हैं, हमारे स्टूल है, उसको मोर लुब्रिकेट बनाती है, सॉफ्ट बनाती है, ताकि वो ईजिली पास आउट हो जाए। ठीक है, इसीलिए इनको कॉन्स्टिपेशन में यूज़ किया जाता है लैक्सेटिव्स को। और डायूरेटिक्स क्या करवाती हैं, ये सोल्यूट्स की तरफ जो है वो वाटर को जो है वो पुल करती हैं और वाटर को यूरिन में जो है वो एक्सक्रीट आउट करवा देती हैं। ठीक है, तो ये डायूरेटिक्स हो गए। तो इनमें किसी रिसेप्टर की नीड नहीं होती। ठीक है, ये डायरेक्टली जो है वो वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवा के ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये वर्क करती हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे आ जाएंगे हमारे पास फिजियोकेमिकल इंटरेक्शन विद द मेम्ब्रेन लिपिड्स। अब सम ड्रग्स होती हैं जो लिपिड्स के साथ जो है वो मेम्ब्रेन के जो लिपिड है उसके साथ इंटरेक्ट करती हैं, जैसे हमारा लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं। ठीक है, अब जो मेन है हमारा आज का फोकस होगा वो होगा रिसेप्टर्स पे। पहले हम डिस्कस करेंगे कि रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं और ड्रग जो है वो उनके साथ जब बाइंड होती हैं तो कौन से इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, तो रिसेप्टर्स की पहले अगर हम डेफिनेशन देख लें तो रिसेप्टर्स जो होते हैं दीज आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब ये प्रोटीन हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हो सकते हैं। ठीक है, जिसके पास एटलीस्ट 2 डोमेन हो। ठीक है, एक हमारे पास जो होगा लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन होगा, जहाँ पे लाइगेंड अभी मैं आपको लाइगेंड्स के बारे में भी बताती हूँ कि वो क्या होते हैं। ठीक है, लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन होता है, दूसरा होता है इफेक्टर डोमेन। इफेक्टर डोमेन जो होता है वो इंट्रासेल्युलर होगा और जो लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन होगा वो आउटर सेल्युलर होगा। जब वहाँ पे आकर लाइगेंड बाइंड होगा तो इफेक्टर डोमेन से फिर इफेक्ट प्रोड्यूस होगा।
चाहिए। अब लाइगेंड्स क्या है कि सब्सटेंस विच बाइंड टू अ रिसेप्टर, ठीक है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो रिसेप्टर के साथ बाइंड हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, लाइगेंड कहेंगे। अब लाइगेंड जो है वो एंडोजीनियस भी होते हैं और एक्सोजीनियस भी होते हैं। एंडोजीनियस यानी कि हमारे अंदर अपनी बॉडी में जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, उनको एंडोजीनियस कहेंगे। एक्सोजीनियस जो हम बाहर से लेते हैं, ठीक है। एंडोजीनियस में हमारे पास हार्मोन्स आ जाएंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स आ जाएंगे, ड्रग्स आ जाएंगी, सॉरी ड्रग्स जो है वो हम आउटसाइड से लेते हैं, एक्सोजीनियस में आ जाएंगे, और टॉक्सिन्स भी आउटसाइड से, और कुछ हमारी बॉडी में भी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारे लाइगेंड हैं, यानी कि ये जब हमारे रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे तो फिर जो रिसेप्टर है उसमें बायोलॉजिकल अल्ट्रेशन आएगी, या तो वो एक्टिवेट हो जाएगा या फिर वो इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारे रिसेप्टर और ये थे हमारे लाइगेंड्स। अब हम टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स को डिस्कस करने वाले कि रिसेप्टर की फर्दर कितनी टाइप्स हैं, ठीक है। तो रिसेप्टर की जो हमारी हम देखें तो उसके बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होते हैं मेम्ब्रेनस रिसेप्टर, वो रिसेप्टर जो मेम्ब्रेन पे अटैच होते हैं। अब इसमें सबसे पहला हमारा आ जाएगा लाइगेंड गेटेड रिसेप्टर्स या लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स जिनको हम कहते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीके के रिसेप्टर होते हैं, क्योंकि जब इनमें लाइगेंड आके बाइंड होता है तो ये ओपनिंग करवाता है चैनल्स की, या तो फिर उनकी क्लोजिंग करवाता है। दूसरा होता है हमारे पास जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, और तीसरे होते हैं एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। अब ये सारे जो हैं वो मेम्ब्रेन पे लगे हुए थे, इसीलिए हम इनको मेम्ब्रेनस रिसेप्टर कहते हैं। चौथी जो टाइप है वो है इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर, ठीक है। अब इसमें साइटोसोलिक रिसेप्टर आ जाएंगे, या वो रिसेप्टर जो हमारे साइटोसोल में प्रोड्यूस हो, साइटोप्लाज्म में, या फिर जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो, ठीक है, तो उनको हम इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स में काउंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक अलग से रिसेप्टर होते हैं जो कि एक्स्ट्रा सेल्युलर रिसेप्टर होते हैं। अब इन सब की मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब लाइगेंड गेटेड रिसेप्टर्स जो होते हैं वो एक्साइटेटरी भी होते हैं और इनहिबिटरी भी होते हैं। बेसिकली ये चैनल्स होते हैं, ठीक है, जैसे सोडियम चैनल हो गए, पोटेशियम चैनल हो गए, ऐसे आयोनिक चैनल्स होते हैं। एक्साइटेटरी वो होंगे जो जब व्हाट इनके साथ लाइगेंड बाइंड होगा तो ये एक्साइट हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे फर्दर, और मोर जो है वो आयंस की इनफ्लक्स या इफ्लक्स करवाएंगे, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल में आ जाएगा सेरोटोनिन ग्लूटामेट रिसेप्टर, ठीक है। ये लाइगेंड है और ये इनके रिसेप्टर पे जब ये बाइंड होंगे तो आयनिक चैनल्स की ओपनिंग हो जाएगी, यानी कि ये एक्साइटेटरी है। इनहिबिटरी गाबा रिसेप्टर्स, जब गाबा इनके साथ बाइंड होगा तो इनकी क्लोजिंग करवा देगा कि मतलब कोई भी केटायंस जो है वो अंदर नहीं सेल के अंदर जा पाएंगे, तो सेल जो है वो इनहिबिट हो जाएगा। दूसरे थे जी कपल प्रोटीन, इसमें 3 आ जाते हैं, जी एस, ठीक है, जी एस के साथ होते हैं, जी प्रोटीन के हिसाब से होता है, ठीक है। तो जी एस जी प्रोटीन जी स्टिमुलेटरी होगा, ठीक है, जी एस, जी आई जी इनहिबिटरी, और जी क्यू, ठीक है, ये एक अलग होता है। अब जी एस के साथ जब हमारा जो है वो लाइगेंड जो भी है वो बाइंड होगा तो वो इंट्रासेल्युलरी जो है सेकंड मैसेंजर जनरेट करेगा, जिसको हम CAMP कहते हैं। इसकी लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे और फिर ये स्टिमुलेट करेगा प्रोटीन काइनेज ए को। अब प्रोटीन काइनेज ए क्या करवाता है, ये फास्फोराइलेशन करवाता है एंजाइम्स की, आयन चैनल्स की, जो है वो स्टिमुलेट करवा देगा हमारे सेल को, ठीक है, इसीलिए इसका नाम भी जी स्टिमुलेटरी है। अब दूसरा है GI जी इनहिबिटरी, ये क्या करवाएगा, CMP के लेवल को कम करवाएगा और इनहिबिट करवाएगा प्रोटीन काइनेज ए को। अब प्रोटीन काइनेज ए इनहिबिट हो जाएगा तो क्या होगा कि हमारा जो जो एंजाइम्स हैं और जो चैनल्स हैं उनकी फास्फोराइलेशन नहीं हो पाएगी और वो एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे, तो ये इनहिबिटरी सिस्टम में आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास GQ आ जाएगा। GQ के जो हमारे पास सेकंड मैसेंजर होते हैं वो अलग होते हैं, लाइक IP3 एंड DEG, ठीक है। अब ये एक्टिवेट करवाएंगे ये भी प्रोटीन काइनेज ए को, और IP3 कैल्शियम चैनल्स को एक्टिवेट करवाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से फिर कैल्शियम इंक्रीज हो जाएगा, कैल्शियम इंट्रासेल्युलरली, और वो कॉन्ट्रैक्शंस करवाएगा मसल्स की, ठीक है। ऐसे ही डेग जो है वो प्रोटीन काइनेज ए को स्टिमुलेट करवाएगा, प्रोटीन काइनेज ए फिर से फास्फोराइलेशन करवाएगा केटायनिस चैनल्स की भी और एंजाइम्स की भी, और इसकी वजह से जो है वो एक्साइटेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा। अब एंजाइम लिंक्ड में क्या होता है कि ये जो रिसेप्टर हैं वो किसी एंजाइम के साथ लिंक्ड होते हैं, जैसे टायरोसिन काइनेज एक एंजाइम है उसके साथ ये लिंक्ड होते हैं। जब इंसुलिन इनके साथ इंसुलिन या कोई भी और लाइगेंड इनके साथ आकर बाइंड होता है तो ये क्या करवाते हैं, खुद की ऑटोफॉस्फोराइलेशन करवाते हैं, यानी कि टायरोसिन काइनेज में जो टायरोसिन रेसिड्यूज होते हैं उनकी फास्फोराइलेशन होती है, वो एक्टिवेट करवाते हैं प्रोटीन काइनेज ए को, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल में इंसुलिन आ जाएगा। अब मैं इनकी पिक्चर्स भी आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये है हमारे पास
वन पास रिसेप्टर। ठीक है, वन पास रिसेप्टर में क्या होगा, हमारे पास जो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर हमने बताया था आपको, ठीक है, टायरोसिन काइनेज, वो आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसमें टायरोसिन काइनेज आ जाएगा। फिर हमारे पास 4 और 5 पास रिसेप्टर आते हैं, जिसमें हमारे पास आयोनिक चैनल्स आ जाएंगे, लाइगेंड गेटेड आयोनिक चैनल्स, यानी कि जब इन पे लाइगेंड आके बाइंड होगा तो ये ओपन हो जाएंगे या तो फिर ये क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे 7 पास रिसेप्टर। 7 पास रिसेप्टर को हम जी कपल्ड रिसेप्टर भी कहते हैं। अब यहाँ पे कोई भी जी हो सकता है, जी स्टिमुलेटरी के साथ अगर ये कपल है तो फिर ये CMP के लेवल को इंक्रीज करवा देंगे और ये सेल में स्टिमुलेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। अगर GI के साथ कपल्ड है तो फिर ये इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे और GQ के साथ भी ये एक्साइटेटरी इफेक्ट ही प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, 7 पास ए और दूसरा होता है 12 पास रिसेप्टर। ठीक है, ये भी इसी जी कपल्ड रिसेप्टर की फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, उससे पहले हम इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स को डिस्कस करते हैं। तो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स या तो हमारे पास साइटोसोल में होंगे, ठीक है, यानी कि ये सेल के अंदर होंगे, या तो साइटोप्लाज्म में होंगे या न्यूक्लियस में होंगे। अब जो साइटोप्लाज्म में जो रिसेप्टर होंगे, ठीक है, ये क्या करवाएंगे, अल्टर जीनोमिक इफेक्ट, ये जो जीन्स है हमारे, जो DNA है उस पे जाके एक्ट करेंगे और उससे फिर प्रोटीन्स की सिंथेसिस करवा सकते हैं, या प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करवा सकते हैं, या एंजाइम्स की सिंथेसिस करवा सकते हैं, या चैनल्स की सिंथेसिस करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइपोफिलिक जो हमारे लाइगेंड हैं, जो हमारे सेल के अंदर जा सकते हैं, या स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट हैं और नॉन पोलर हैं, जैसे ईस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, ये लाइपोफिलिक लाइगेंड है। तो ये जाके सेल के अंदर भी अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड हो सकते हैं और इनके रिसेप्टर जो है वो साइटोसोल में होते हैं। फिर न्यूक्लियस में कुछ हमारे लाइगेंड्स होते हैं जिनके रिसेप्टर्स न्यूक्लियस में होते हैं, जैसे T3 और T4। ठीक है, थायराइड हार्मोन है और इनके रिसेप्टर न्यूक्लियस में ही होते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ जाके एक्ट करते हैं अपने रिसेप्टर्स पे। अब एक्स्ट्रा सेल्यूलर सम रिसेप्टर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर होते हैं, जैसे सम कोएगुलेटिव फैक्टर। अब ये सेल के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब एक हमने डिस्कस किया था जो मेम्ब्रेन पे होते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेनस वाले, जिसमें हमारे पास एंजाइम लिंक्ड आ गया, आयोनिक चैनल्स आ गए और जी कपल्ड रिसेप्टर आ गए। ठीक है, दूसरे हमने डिस्कस किए इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर, जो कि सेल के अंदर है, उसमें साइटोसोलिक और न्यूक्लिक रिसेप्टर आ गए। ठीक है, अब एक्स्ट्रा सेल्युलर रिसेप्टर्स होते हैं कुछ, जैसे हमारे पास कोएगुलेटिव फैक्टर, ये आउटसाइड द सेल्स होंगे, प्लाज्मा में कोएगुलेटिव फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपको पता है। इनके साथ भी सम लाइगेंड्स बाइंड्स होते हैं या ड्रग्स बाइंड होती हैं जो इनके फंक्शन को अल्टर करती हैं, लाइक एंटीथ्रोम्बिन एक्ट रिसेप्टर फॉर हेपरिन। ठीक है, फिर सम एक्टिवेटेड कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, ठीक है, ये भी हमारे पास रिसेप्टर की तौर पे वर्क करते हैं। सम एंटीबॉडीज, ठीक है, और साइटोकाइंस, ये हमारे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फॉर्म में आ जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे प्लाज्मा में होते हैं, सेल के अंदर या सेल की मेम्ब्रेन पे नहीं होते। ठीक है, अब जो है वो हम रिसेप्टर की जब हमने देखा था, तो अब मैंने आपको बताया था कि रिसेप्टर क्या है, एक माइक्रो मॉलिक्यूल है जिसमें 2 डोमेन्स होते हैं, एक लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन होता है और एक होता है इफेक्टर डोमेन, और एक होता है उसका ट्रांस मेम्ब्रेन पार्ट। अब लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन पे कोई भी लाइगेंड आकर जब बाइंड होगा तो फिर ये इसमें अल्ट्रेशन होगी, ठीक है, और इसका इफेक्टर डोमेन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और फिर वो आगे का प्रोसेस जो है वो सेकेंड मैसेंजर अपना जो है वो प्रोड्यूस करवाएगा। ठीक है, फिर प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट करवाएगा और वो फर्दर जो है वो अपना एक्टिवेशन करवाएगा या फिर इनहिबिशन करवाएगा पाथवे की।